हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेंडर्स के ऊपर। ये जो अपने टेंडर्स में कुछ टेंडर्स के डॉक्यूमेंट हम ये देखते हैं कि उन टेंडर्स में ऐसे कुछ रूल लगाए जाते हैं जिन रूल्स पे एक नॉर्मल सेलर के लिए एलिजिबल होना इम्पॉसिबल सी बात होती है। और बहुत से सेलर का यही कंसर्न होता है कि हम बहुत सारे टेंडर्स में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उन टेंडर्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये क्या स्कैम चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है टेंडर्स के ऊपर, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ना दो पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज्यादा बायर की लैक ऑफ नॉलेज। बायर को यही नहीं पता कि वो जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है, प्रोक्योरमेंट करते समय वो जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहा है किसी बिडिंग के अंदर, वो लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता है। मैक्सिमम बायर के साथ ये होता है। एंड सेकेंड रीजन ये होता है कि बायर उस बिड को ना अपने फेवर में रिजर्व करना चाहता है। इस सिचुएशन में बायर ने उसमें उल्टे सीधे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मेनली आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आपको कैसे ये पॉइंट्स पकड़ने हैं कि इस बिड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि टेंडर का डॉक्यूमेंट किस तरीके से स्टडी करना होता है। अब आज की इस क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने से पहले जब भी किसी टेंडर को स्टडी करें, टेंडर के डॉक्यूमेंट को, तो आप टेंडर के डॉक्यूमेंट को स्टडी करते ही कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई इस टेंडर में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। और अगर गड़बड़ी है तो उसके ऊपर आपको एक्शन कैसे लेना है, कैसे बायर के अगेंस्ट रेज कंप्लेन करनी है, कैसे बायर को आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई आपने ये जो पैरा लगाया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है, ये एज पर रूल सही नहीं है। इस प्रोक्योरमेंट में ये पैरा लगा ही नहीं सकते आप। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बिडर के लिए जो लोग टेंडर्स में पार्टिसिपेट तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन टेक्निकली क्वालिफाई नहीं हो पाते, और ऐसे बायर्स के लिए भी है जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए बिड लगाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि भाई जैम के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जीएफआर के अकॉर्डिंग आपको उस प्रोक्योरमेंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाना अलाउ है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाना अलाउ नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि क्या क्या मेनली बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा गलतियां बायर के एंड से की जाती है। बाकी अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, इस वीडियो की अच्छी रीच रहेगी, और अच्छी रीच कैसे जाएगी, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो ज़्यादा अगर रीच होती है, वीडियो की ज़्यादा डिमांड होती है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा, और कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज के रियल टेंडर भी दिखा दूंगा कि जिन टेंडर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जाती है बायर की लेक ऑफ नॉलेज से या बायर की अपने रिजर्व के चक्कर में। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपने जो पॉइंट्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, आपको सारे थियोरेटिकल पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देखिए सबसे पहला, आप बहुत सी वीडियो को उठाएंगे, उन वीडियो में देखेंगे ना, बायर क्या करता है ना, प्रेफरेबल ब्रांड लिख देता है। वो चाहे एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देता है, या वो क्या करते हैं बायर अपने बीओक्यू स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में लिख देता है, या कस्टम बिड बनाता है तो कस्टम बिड की स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर बायर किसी दो तीन प्रेफरेबल ब्रांड के नेम लिख देता है कि हमें इनमें से कोई से एक ब्रांड की रिक्वायरमेंट है। तो कभी भी देखिए एक नॉर्मल बिड बनी है, चाहे बीओ की बिड बनी है, चाहे कैटलॉग बिड बनी है, चाहे कस्टम बिड बनी है, तो बायर को ये सिस्टम अलाउ नहीं करता कि बायर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम मेंशन करे कि हमें इस ब्रांड की रिक्वायरमेंट है। अगर बायर को किसी पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए एक सिंगल बिड होती है, पीएसी बिड, जिसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। बायर को क्या करना होता है, अपने कंपनी अथॉरिटी से एक अप्रूवल लेना होता है पर्टिकुलर ब्रांड की बिड लगाने के लिए, और जब उनको वो अप्रूवल मिल जाता है उसके बिहाफ पे बायर पीएसी बिड लगाएगा। पीएसी बिड का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी बिड को देखेंगे ना, उसकी कैटेगरी के आगे इन ब्रैकेट में पीएसी लिखा होगा। अगर कैटेगरी नेम के आगे इन ब्रैकेट में पीएसी मेंशन है तो वो बिड जेन्युइन है। अगर वो पीएसी बिड नहीं है, नॉर्मल बिड है, तो आप उस बिड पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं बायर के ऊपर, अगर बायर ने किसी ब्रांड का पर्टिकुलर नाम मेंशन करके बिड क्रिएट की है तो। क्योंकि अगर बायर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम मेंशन करके बिड लगा देता है तो उसने क्या किया, कंपटीशन को रोक दिया, और जैसे ही उसने कंपटीशन रोका तो क्या होगा, वहाँ पे प्राइसिंग का जो है एल1 प्राइस, तो वो होगा ना, पर्टिकुलर सेलर्स ही आएंगे। तो इसलिए कभी भी बायर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम मेंशन नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट ये होता है। और ये ना जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इन सभी पॉइंट को नोट करो। कहीं पे भी अगर आपको लगे कि हाँ ये इनवैलिड पॉइंट था, बायर की तरफ से ये गलती है, तो बिड में आपके पास ना बायर से क्वेश्चनिंग करने का एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। आप बायर से भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर सकते हैं, बिड एंड होने से 73 घंटे पहले। अगर बिड होने से 73 से 72 घंटे पहले अगर आप बायर को चैलेंज कर रहे हैं तो बायर के लिए मैंडेटरी हो जाता है, पहला तो बायर आपको उसका रिप्लाई देगा, जो भी आपने क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई देगा, और उसके बाद
आपको दोबारा से बिड को एक्सटेंड करके देगा एटलीस्ट 72 घंटे के लिए, जिससे कि आप उस बिड में पार्टिसिपेट कर सकें। अब देखिए सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा। सेकंड पॉइंट में क्या होता है ना, हमने बहुत बार बहुत सी बिडों में ये देखा है, बायर क्या करते हैं ना, एडवांस सैम्पलिंग का क्लोज लगा देते हैं कि हर एक बिडर को ना अपने एडवांस सैम्पलिंग, अपने जिस भी प्रोडक्ट को आप सप्लाई देंगे उसके सैंपल सबमिट करने हैं बायर लोकेशन पे। तो अगर कोई बायर बिना अपनी कंपनी अथॉरिटी से अप्रूवल लिए एडवांस सैम्पलिंग का क्लोज लगाता है तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए बायर के ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, बायर की आप कंप्लेन कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन में अगर मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, बहुत से बायर को लैक ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हर बायर गलत है, हर एक पर्सन गलत है। बहुत से बायर को लैक ऑफ नॉलेज भी है प्रोक्योरमेंट की, कि जैम पोर्टल पे कैसे प्रोक्योरमेंट करनी है। तो अगर किसी बायर ने एडवांस सैम्पलिंग का क्लोज लगाया है तो आप बिड एंड होने से 72 से 73 घंटे पहले क्या कह रहा हूँ, एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर दो कि सर आपने इस बिड में ना एक एडवांस सैम्पलिंग का क्लोज लगाया है, जो कि आप बिना कंपोनेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के इस बिड में नहीं मांग सकते। तो अगर आपके पास कंपोनेंट अथॉरिटी का अप्रूवल है तो आपको बिड में अपनी कंपोनेंट अथॉरिटी का अप्रूवल भी अपलोड करना चाहिए था, जो कि आपने अपलोड नहीं किया है। तो इस रीज़न से ये बिड पूरी इनवैलिड है। या तो आप इस बिड को कैंसिल कीजिए या मुझे विदाउट एडवांस सैम्पलिंग के इस बिड में पार्टिसिपेट करने पे एग्री कीजिए, ऑप्शन दीजिए। अब आया है तीसरा पॉइंट हमारा। जो तीसरा पॉइंट होता है प्री बिड मीटिंग। मैक्सिमम बायर का क्या है, प्री बिड मीटिंग पे भी बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है टेंडर्स के अंदर। वो लोग क्या करते हैं ना, प्री बिड मीटिंग का क्लोज लगा देंगे, साथ में एक लाइन मेंशन कर देंगे एटीसी के अंदर कि जो बिडर प्री बिड मीटिंग अटेंड नहीं करेगा वो बिडर टेक्निकली क्वालिफाई नहीं होगा। तो देखिए अगर कोई बायर ऐसी कोई क्लोज लगा रहा है, ऐसा कोई लाइन लिख रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए प्री बिड मीटिंग लगाना ये गलत नहीं है, बायर प्री बिड मीटिंग लगा सकता है। प्री बिड मीटिंग का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल बायर बिडर्स को अपने यहाँ बुला के या ऑनलाइन जो मीटिंग कर रहा है तो वो अपना स्कोप ऑफ वर्क बता सके कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट चाहिए या क्या काम होना है वो समझा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी बिडर ने प्री बिड मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो आप उसको टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अगर कोई बायर ऐसा करता है, कोई ऐसे रूल मेंशन करता है, तो वो बायर जीएफआर का रूल नंबर 173 का वायलेशन करता है। वो इस रूल को ब्रेक कर रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी का जो रूल है हमारा, रूल नंबर 173, वो इसको ब्रेक कर रहा है। रूल नंबर 173 में क्लियरली मेंशन है कि भाई हर एक बिडर को टेक्निकली आपको और उसके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे पास करना है या रिजेक्ट करना है। आप ऐसा नहीं है कि उसने प्री बिडिंग अटेंड नहीं की तो आप उसको पास नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसने एडवांस सैम्पलिंग नहीं दी तो आप उसको टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट होता है हमारा। अगर कोई बायर इस तरीके के भी पॉइंट लगा रहा है तो भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। लेकिन सारी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ 72 से 73 घंटे पहले तक ही आपके पास डालने का ऑप्शन होता है। अगर आपने इससे ज़्यादा डिले किया तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन डालने का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक तो टेंडर के डॉक्यूमेंट को सही से स्टडी करो और एटलीस्ट 4 से 5 दिन पहले ही आप अपने टेंडर के डॉक्यूमेंट को स्टडी कर लो, जिससे कि अगर बायर ने कोई भी गलती कर रखी होगी बिड के अंदर तो आप उसको पकड़ के उसको आगे चैलेंज कर सकते हो बायर को। अब देखिए चौथा पॉइंट जो होता है हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट। इस पर भी कई बार बहुत से बायर ना गड़बड़ी करते हैं। वो क्या कर देते हैं, एटीसी के अंदर लाइन मेंशन कर देते हैं कि भाई टेक्निकल ओपन होने से पहले आपको ना सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना मैंडेटरी होता है वो सिर्फ आपको ईएमडी सबमिट करना मैंडेटरी होता है, बाकी के अदर डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट जो लगाया जाता है ये भी रॉन्ग वैलिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस व्याप पे मार्केट प्लेस में क्या चल रहा है बहुत से टेंडर्स में कि जो बिडर फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता तो उसको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप आगे तक एक्शन लीजिए, उनके डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जहां आपको कंप्लेन कीजिए, क्योंकि टेक्निकली आप राइट है, सामने वाला बायर रॉन्ग है। अब देखिए हम अपने 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 5वें पॉइंट में क्या होता है ना, बहुत से प्रोडक्ट की बिड में हमने ये देखा है बायर क्या कहता है ना कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि उस प्रोडक्ट पे कुछ तो होता है इंडियन स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशंस भी एप्लीकेबल होते हैं, कुछ फॉरेन सर्टिफिकेशंस भी एप्लीकेबल होते हैं। तो बायर क्या क्लोज मेंशन कर देता है कि भाई इंडियन सर्टिफिकेशन भी इस प्रोडक्ट के मेरे को आप दोगे और फॉरेन सर्टिफिकेशंस भी दोगे। बट ये बिल्कुल रॉन्ग रीज़न है, बायर ऐसा पैरा नहीं लगा सकता। अगर किसी प्रोडक्ट का इंडियन कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, बिडर उस इंडियन कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड कर रहा है किसी प्रोडक्ट के, तो बायर उसे फॉरेन सर्टिफिकेशंस नहीं मांग सकता और फॉरेन सर्टिफिकेशंस ना देने के रीज़न से बायर बिडर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तो ओवरऑल देखिए कहने की बात यह है, अगर कोई भी बायर फॉरेन सर्टिफिकेशन मांगता है आपसे तो आप सीधा कहिए जी फॉरेन जो मेरा इंडियन सर्टिफिकेशन है वो भी उन सभी स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है,
फॉरेन भी वही स्टैंडर्ड कंप्लाइन कर रहा है, तो मैं स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ही मेरे लिए मैंडेटरी है। फॉरेन सर्टिफिकेशन देना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। अब छठा पॉइंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है हर एक किसी को। बहुत से टेंडर में आपने पता एक लाइन लिखी हुई देखी होगी कि बायर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का क्लोज लगाते हैं बिड में और एटीसी के अंदर मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरे को ना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री या ऑफिस, इनका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी हम आपको टेक्निकली क्वालिफाई कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम आपको टेक्निकली कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई बायर ऐसा कोई क्लोज लगाता है तो भी आप उसके ऊपर चैलेंज कर सकते हो, उसको उसके अगेंस्ट कंप्लेन रेज कर सकते हैं। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि बायर इस तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या किसी ऑफिस का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बिडर से डिमांड कर रहे हैं। और ये जो क्लोज है ना, ज़्यादातर आप देखेंगे रेलवे और डिफेंस की बिडों में देखेंगे। तो अगर आप रेलवे या डिफेंस में काम करते हैं ना, तो खुल के आप उनकी कंप्लेन रेज कीजिए अगर कोई बायर ऐसा पैरा मेंशन करता है अपनी बिडों के अंदर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाला पॉइंट बताया, वो भी इनवैलिड होता है और ये भी ज़्यादातर आपको पता है कहाँ, डिफेंस और रेलवे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा डिफेंस और रेलवे में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, बहुत सी बिडें बनेगी और बिड में 2 पैरा लिख दिए जाते हैं। पहला कि जी हम ना आपके प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कराएंगे अपनी इन हाउस एजेंसी से या कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी होगी, उससे आपके प्रोडक्ट को वेरीफाई कराएंगे, इंस्पेक्शन कराएंगे वेरीफाई करने के लिए। सेकंड पैरा एक और लगा देंगे कि आपके प्रोडक्ट के NABL टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, नेशनल लेवल की किसी लेबोरेटरी से आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड होना चाहिए। तो अगर कोई बायर ऐसे क्लोज लगाता है ना, तो ये भी प्रॉपरली इनवैलिड है। आप कोई एक एक्शन ले सकते हैं, या तो आप NABL की नेशनल लेवल की लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट ले लीजिए, या आप अपनी इन हाउस एजेंसी जो है या थर्ड पार्टी एजेंसी है, इंस्पेक्शन एजेंसी, आप उनसे प्रोडक्ट को टेस्ट वेरीफाइड करा सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल क्लोज नहीं लगा सकते सिर्फ एक प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए कि पहले भाई थर्ड पार्टी एजेंसी वेरीफाई करेगी फिर NABL की टेस्ट रिपोर्ट दो। तो ये भी क्लोज पूरा इनवैलिड हो जाता है आपकी इसके प्रोक्योरमेंट के अंदर एज पर रूल 173। तो अगर ऐसे कोई क्लोज लगा रहा है बाहर, तो ये पूरा वॉयलेट किया जा रहा है रूल नंबर 173 का। और रूल नंबर 173 क्लियरली कहता है ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस एवरी बिडर्स। हर एक बिडर के साथ ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं पे भी किसी बिडर को इनवैलिड रीजन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब नेक्स्ट आता है अपना जो 8वां पॉइंट होता है। 8वें पॉइंट में ना देखिए, जैम पोर्टल पे कुछ टेंडर मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लोग क्या है, टेंडर्स में EMD और टेंडर फीस के ऊपर ना कुछ गड़बड़ी करने की ट्राई करते हैं। अब ये मिस नॉलेज की वजह से है या गड़बड़ी करना चाह रहे हैं, उसका क्लियरिटी नहीं है। लेकिन क्या गड़बड़ी होती है, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे ना, जैम पे जो टेंडर बनाने का प्रोसेस होता है, टेंडर बनाते समय जैम पे स्पेशली EMD के लिए एक अलग से सेक्शन दिया गया है, वहाँ पे वो लोग EMD नहीं लगाते। लेकिन बिड के ATC के अंदर मेंशन कर देंगे जी हमें इतने अमाउंट का EMD चाहिए इस नाम से। तो अगर कोई बायर ऐसा करता है तो ये भी बिल्कुल इनवैलिड है। अगर किसी बिड में EMD वाले सेक्शन में EMD अमाउंट मेंशन है तभी आपको EMD देनी है, अदरवाइज आपको EMD नहीं देनी है। और जैम पोर्टल पे जो टेंडर होते हैं उसमें 2 ही तरीके के चार्जेस बायर आपसे मांग सकता है। पहला होता है EPBG जो आपको ऑर्डर मिलने के बाद सबमिट करना होता है, एंड दूसरा होता है EMD जो कि आपको बिड पार्टिसिपेट करते समय सबमिट करना होता है। थर्ड आ जाता है टेंडर फीस। देखिए टेंडर फीस क्या है ना, हमारी प्रोक्योरमेंट वगैरह पे चलती है, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे टेंडर फीस जैसा कोई क्लोज नहीं है। अगर बायर अपने ATC के अंदर टेंडर फीस जैसा कुछ भी जिक्र करता है, पॉइंट रखता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल इनवैलिड है। हाँ, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट को अगर बायर को रखना है तो इसके लिए बायर के पास अगर स्पेसिफिक उसकी कंपोनेंट अथॉरिटी से अप्रूवल है तब वो इन पॉइंट्स को लगा सकता है, अदरवाइज वो इन पॉइंट्स को नहीं लगा सकता। और जितना मैं जानता हूँ एज पर मेरी नॉलेज कि कंपोनेंट अथॉरिटी इस तरीके के रूल्स को ना कभी भी अप्रूवल करेगी नहीं, क्योंकि उसको भी क्या है ना, जो प्रोक्योरमेंट पूरी करनी होती है एज पर GFR करना होता है, एज पर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के थ्रू करना होता है, तो उसको भी ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो कभी इस तरीके की अप्रूवल्स नहीं देगा। अब पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती है कि डिपार्टमेंट में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है या अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उन कंडीशन में इन चीज़ों की परमिशन दे दी जाती है। अदरवाइज बायर ये सोचे कंटिन्यू हर एक बिड में ये कंडीशन लगा दे कोई डिपार्टमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ये टेक्निकली पूरा रॉन्ग है। इसके अगेंस्ट भी सेलर पूरा बायर के ऊपर एक्शन ले सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वो मेक इन इंडिया से रिलेटेड होता है। देखिए जो जैम को डिज़ाइन किया गया है ना,
मेनली स्टार्टअप और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए बना है कि जो प्रोक्योरमेंट हो यहाँ पे इंडिया के प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल्स हो, इंडियन स्टार्टअप्स की ज़्यादा सेल्स हो। अब इसमें क्या है, मेक इन इंडिया के 2 क्लास डिफाइन किए गए हैं DPIIT ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन पैरा के अंदर नहीं आते, मतलब मेक इन इंडिया के अंदर नहीं आते, तो अगर बायर को इन कंडीशनल ऐसे किसी प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट करनी है तो उस कंडीशन में बायर को क्या है, अपने कंपोनेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेके फिर बिड पब्लिश करनी होती है। अगर बायर बिना अपनी कंपोनेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लिए बिड पब्लिश करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं बायर को। अब इसी का क्या होता है अल्टरनेटिव, देखो क्या होता है ना, कुछ प्रोडक्ट इंडिया में भी बन रहे होते हैं, इंडिया से बाहर के भी बन रहे होते हैं, लेकिन बायर क्या है, वो अपने फेवर में बिड को करने के लिए वो क्या करता है, जो इंडिया से बाहर वाला प्रोडक्ट है ना उसके पैरामीटर्स को डिज़ाइन करता है और उसके अकॉर्डिंग बिड लगा देता है, जिससे कि वो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनको उस बिड में रोक दे। तो अगर ऐसा भी आपको कुछ गड़बड़ी लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट इंडिया में भी बन रहा है लेकिन इसने इंडिया से बाहर वाले पैरा को ज़्यादा प्रेफर करके बिड लगाई है, तो इस कंडीशन में भी आप बायर को ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट होता है और पॉपुलर है, ये तो देखिए बहुत से सेलर्स को पता है कि कस्टम और BOQ बिड में बायर कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करता है। वो क्या करता है, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कैटेगरी गवर्नमेंट ई मार्केट पे ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी भी कस्टम या BOQ बिड क्रिएट कर देता है। और ये कस्टम और BOQ बिड क्रिएट किस लिए की जाती है, जिससे कि क्या होता है, जैम का ना एक एल्गोरिथम है कि जब भी कैटेगरी बिड बनेगी ना तो जिस उस कैटेगरी के सेलर्स ने जिन्होंने भी अपने प्रोडक्ट अपलोड कर रखे होंगे उन सभी सेलर पे ना उस बिड की नोटिफिकेशन चली जाती है। और अगर बायर ने कस्टम या BOQ बिड क्रिएट की है तो उसकी नोटिफिकेशन सभी सेलर पे नहीं जाती। तो बायर कस्टम और BOQ बिड कई बार ऐसी जो इनरिलेवेंट कैटेगरी, जो कैटेगरी जैम पे अवेलेबल है उसकी भी बिड BOQ और कस्टम में इसलिए बना देते हैं, वो उस बिड को अपने फेवर में रखना चाहते हैं, कंपटीशन को कम करना चाहते हैं कि ज़्यादा कंपटीशन उस बिड में ना आए। तो अगर कोई बायर ऐसा करता है, एग्जिस्टिंग कैटेगरी जैम पे अवेलेबल है फिर भी उसकी कस्टम या BOQ बिड बनाता है, तो भी आप उसको ओपनली चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ये बिड गलत क्रिएट की है। और अगर किसी प्रोडक्ट की कंटिन्यू कस्टम बिड बनती जा रही है और उसकी कैटेगरी जैम पे अवेलेबल नहीं है तो आप जैम को भी कंप्लेन कर सकते हैं। उससे 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको उठाने, 3 कस्टम कैटलॉग की बिडें, और वो जैम को आपको कंप्लेन करनी है कि जब इसकी कस्टम बिड कंटिन्यू बन रही है तो आप इसकी कैटेगरी क्यों नहीं क्रिएट कर रहे। क्योंकि जैम का रूल है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की 3 बार कस्टम प्रोक्यूरमेंट हो गई और उसकी कैटेगरी जैम पे अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जैम को उसकी कैटेगरी क्रिएट करनी होती है एज पर बायर एंड सेलर रिक्वेस्ट। तो ये थे कुछ बेसिक्स पॉइंट, जिन पॉइंट्स के ऊपर बिडों में गड़बड़ी हो रही है, गलत बिडें क्रिएट हो रही है। तो अगर आप भी किसी बिड में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो बिड को स्टडी करते समय इन सभी पॉइंटों का ध्यान रखा कीजिए, इन पॉइंटों को नोट किया कीजिए। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी गड़बड़ी दिख रही है बिड में तो आप क्लियरली बायर को चैलेंज कीजिए, उसे क्लेरिफिकेशन मांगिए, क्योंकि आपका ये प्रॉपर राइट है, आप बायर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और उसके बाद उस बिड में पार्टिसिपेट कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।